बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन। इस टॉपिक को आपने 10th क्लास में जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा था वहाँ आपने यकीनन इसको पढ़ा होगा। समझ लें, उसको हम रिवाइज भी करेंगे और उसको मज़ीद तफसील से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस करना है और रिवर्सिबल रिएक्शंस का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना या डायनामिक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करना। क्या मतलब था इसका? हमने समझा था कि जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबली प्रोसीड हो रहा हो तो उसका जो एक वक्त ऐसा आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं और उस स्टेज को हम कहते हैं या उस स्टेट को हम कहते हैं स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जिसमें हमने एग्जांपल दी थी, फर्ज करें हमारे पास A प्लस B दो रिएक्टेंट्स हैं और ये C और D प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कुछ देर बाद C और D जो प्रोडक्ट्स बनती हैं और वापस आना शुरू हो जाती हैं। इस तरह रिएक्शन जो है बोथ डायरेक्शंस में मूव करता है, इसलिए इसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शन एट द गिवन कंडीशंस, एट द सेम कंडीशंस। जिन कंडीशंस पर फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है उन्हीं कंडीशंस पर रिवर्स रिएक्शन भी प्रोसीड करे तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमने कहा था कि एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा और उस स्टेट को हम कहेंगे स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। और जो है उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये रिएक्शन कभी ख़त्म नहीं होते, ये क्लोज कंटेनर में प्रोसीड किए जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो अब हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि C.M. गुल्डबर्ग और P. वेज ने 1864 में प्रेजेंट किया था। अब इसने क्या कहा था इस लॉ में? उसने जो लॉ पेश किया इन दोनों ने, उसमें हमने ये देखा कि हमने ये बात तो पढ़ ली कि रिएक्टेंट्स का जो मिलते हैं आपस में तो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं आपस में वो रिएक्टेंट्स की तरफ वापस चले जाते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं। इसने क्या कहा? इसने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब रेट ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट मैं पीछे भी बता चुका हूँ, दोबारा थोड़ा सा बता दूं। जैसे हमारे पास किसी गाड़ी की स्पीड हमने मालूम करनी हो तो हम क्या कहते हैं कि गाड़ी जो है 1 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही है, 2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही है। यानी कि टाइम के इंटरवल में या 1 सेकंड में जो गाड़ी जितना फासला तय करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। सेम इसी तरह रिएक्शंस ने कोई फासला तय नहीं करना होता। रिएक्शन की स्पीड का फिर अंदाजा हम कैसे लगाएंगे? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से अंदाजा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसके 10 मोल्स हैं, इसके भी 10 मोल्स हैं, तो अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, टाइम 0 है। तो मैं कहता हूं जी इसके 1 सेकंड के बाद इसके 2 मोल्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। 1 सेकंड में इसके 2 मोल्स रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन की स्पीड होगी 2 मोल्स पर सेकंड। अब इसमें फासला नहीं तय करना, रिएक्टेंट्स जितनी तेजी से प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं ये उसकी स्पीड कहलाएगी। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज होगा जितना भी पर सेकंड पर यूनिट टाइम, वो इसकी स्पीड को कहलाएगा। और उधर हम स्पीड कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यहाँ हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो तफसील से टॉपिक आएगा या चैप्टर आएगा वो हम 11 चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो वहां आप जाकर डिस्कस करेंगे हम कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। लेकिन यहाँ भी मैंने थोड़ा सा अंदाजा बता दिया है कि रिएक्शन ने कुछ फासला तो तय नहीं करना, तो रिएक्शन की स्पीड का अंदाजा जो है उसकी कंसंट्रेशन में तब्दीली से, चेंज से लगाया जाएगा कि इसके 2 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं तो इसकी स्पीड होगी 2 मोल्स पर सेकंड। अगर कोई दूसरा रिएक्शन है उसके 4 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, हम कहेंगे ये बड़ा फास्ट रिएक्शन है उसकी निस्बत, उसमें 2 मोल्स रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में जा रहे थे, इसमें 4 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। अगर तीसरा रिएक्शन उसके 6 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं तो उसकी स्पीड और ज्यादा होगी, उसके 1 सेकंड में 6 मोल्स रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, दूसरे वाले में 4 मोल्स पर सेकंड जा रहे थे, पहले वाले में 2 मोल्स एक ही सेकंड में जा रहे थे। तो 6 मोल्स वाला रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो हम जब बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की तो उसका मतलब क्या होगा, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन, और इसका मतलब क्या होगा आगे कि रिएक्टेंट्स कितने चेंज हो रहे हैं पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट्स में जाने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि फर्ज कर लेते हैं कि मैंने रिएक्टेंट्स की A और B की अमाउंट को 10-10 मोल्स ले लिया है और 10-10 मोल्स जब मैं लूंगा तो इनके आपस में रिएक्शन होने के लिए सबसे बुनियादी शर्त क्या है? आपको पता है? थोड़ा सा अंदाजा है? मैं बताता हूँ आपको कि रिएक्शन होने के लिए सबसे बुनियादी शर्त है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें।
कोलाइड जब करेंगे तो उनके ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगी। जैसे अभी हमने प्रीवियस रिएक्शन किया N2 प्लस H2 अमोनिया बनाते हैं, तो N2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। जब तक नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड नहीं टूटेगा तो नई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी। इसका मतलब है पहला जो मरहला होता है रिएक्शन के होने के लिए मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पहले कोलाइड करेंगे, फिर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। उसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, वो तफसील हमारे 11वें चैप्टर में आएगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की। यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि 5 मोल जो 10 मोल्स नहीं है हमने, तो उनकी आपस में कोलिजन्स होती हैं। कोलिजन से रिएक्शन की स्पीड इतनी होती है कि 4 मोल्स पर सेकंड रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाते हैं, तो इस रिएक्शन की स्पीड आती है 4 मोल्स पर सेकंड। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इस ए और बी के 20 मोल्स कर देता हूं, यानी कि डबल कर दी मैंने ए और बी की अमाउंट को, कंसंट्रेशन को, 20 मोल्स ऑफ ए 20 मोल्स ऑफ बी। पहले जा रहे थे जब 10 थे तो 4 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में जा रहे थे, अब 8 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में जाएंगे, मैंने अमाउंट डबल कर दी है। इससे पता चला कि रिएक्शन की स्पीड 1 सेकंड में पहले 4 मोल्स जा रहे थे, अब 1 सेकंड में 8 मोल्स प्रोडक्ट्स में जाएंगे, तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इससे पता चला मैंने ए और बी की अमाउंट को ज्यादा किया तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा हो गई। मैं 30 ए ले लेता हूँ, 30 बी ले लेता हूँ, तो फिर रिएक्शन की स्पीड चेक करें तो 12 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में जाएंगे। फर्ज कर लेते हैं हम, सपोज कर रहा हूँ ये मैं डाटा। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन की स्पीड और ज्यादा तेज हो गई। वजह क्या नजर आ रही है आपको इसमें, सिंपल सी बात है, जब 10 मोल्स थे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम थे, कोलिजन कम होगी, ओल्ड बॉन्ड कम ब्रेक होंगे, नए कम बनेंगे। जब 20 किए तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हुई, बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा हुई, फॉर्मेशन ज्यादा हुई प्रोडक्ट्स की। ऐसा 30 मोल्स किए तो एक कंटेनर में रिएक्टेंट्स की तादाद जब बहुत ज्यादा करते जाएंगे तो उनकी कोलिजन के चांसेस बढ़ते जाएंगे, कोलिजन की चांसेस के बढ़ने से बॉन्ड ब्रेकिंग बढ़ेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ेगी। तो सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको तफसील से बता दिया कि रिएक्टेंट्स ए और बी की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा करते जाएंगे रिएक्शन की स्पीड मतलब सीओडी प्रोडक्ट्स हैं, बनने की स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टेंट्स के मोल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या बात समझ में आई, तो यही बात हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़नी है, क्या कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा करते जाएंगे रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ मैंने एफ लिखा है, एफ का मतलब फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है रिवर्स भी आता है। तो हम जनरल बात करें, अगर कोई भी रिएक्शन है तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होना, ये दो ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। अभी मैंने बात जो की थी, मैंने कहा था ए और बी बढ़ाते जाओ तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। मैंने जैसे कहा 10 ले लें, फिर मैंने कहा 20 लें, और ज्यादा हो गया, 4 से 8 हो गया, फिर मैंने कहा और ज्यादा लें आप 30 करें, 40 कर दें। जितना ए और बी की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगली बात अभी मैंने जो स्टेटमेंट में उसने लिखी, उसने कहा ए और बी की कंप्लीट जो अमाउंट आपने 40 मोल ली, 30 मोल्स ली, सारी की सारी अमाउंट पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। किस अमाउंट पे फिर रिएक्शन डिपेंड करता है, ए और बी की वो अमाउंट जो रिएक्शन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करती है उसको हम कहते हैं एक्टिव मास। फर्ज करें जब हमने 10 मोल्स लिए थे, 10 में से 9 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, 1 मोल पार्टिसिपेट ही नहीं करता। जब 20 लिए थे तो 20 में 2 मोल्स पार्टिसिपेट ही नहीं करते, 18 मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब 30 लिए थे तो 3 मोल्स हो सकता है पार्टिसिपेट ही ना करते हो, 27 मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिएक्शन की स्पीड जो होगी वो 27 पे डिपेंड करेगी, नहीं दूसरे वाले में 18 पे डिपेंड करेगी, 9 पे डिपेंड करेगी, 10 20 30 जो आपने लिया उस पर डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन की स्पीड ए और बी की अमाउंट पे डिपेंड तो करती है, लेकिन ए और बी की एक्टिव मास पे डिपेंड करती है, टोटल मास पे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड नहीं करती। इसको मैं एक मिसाल से आपको समझाऊंगा कि एक्टिव मास का मतलब क्या है। यहाँ पे हम 10 ले रहे हैं लेकिन एक्टिव हम 9 को कह रहे हैं, 20 ले रहे हैं लेकिन एक्टिव हम 18 को कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि एक बैट्समैन जो है, जो बैटिंग करने के दौरान 6 बॉल्स को जो है वो फेस करता है एक ओवर में,
ठीक है। अब एक ओवर में उसने 6 बॉल्स को बैट के साथ स्ट्राइक करवाया, बॉलर ने गेंद करवाई, उसने बैट से स्ट्राइक किया, फिर 6 बॉल्स को स्ट्राइक किया, लेकिन 4 बॉल्स ऐसी थी जिन पे रन्स मिले, 2 मिल गए, 3 मिल गए, 4 मिल गया, जो भी मिल गए, टोटल 4 बॉल्स पे हम समझ लेते हैं 4 रन मिल गए, बॉल सिंगल सिंगल हुई हर बॉल पे। और 2 बॉल्स ऐसी थी जो सीधी फील्डर के पास चले गई और कोई रन नहीं मिले। इससे पता चला 6 बॉल्स जो टोटल उसने फेस की, बैट और बॉल का स्ट्राइक हुआ, कोलिजन हुई, लेकिन 4 बॉल्स पर रन्स मिले, लेकिन 2 बॉल्स पे रन्स नहीं मिले। इसका मतलब 4 बॉल्स के ऊपर रन्स का बढ़ना डिपेंड करेगा। जो 2 बॉल्स पे रन्स मिले ही नहीं है, वो जो कोलिजन हुई बैट और बॉल की, वो इनइफेक्टिव थी, वो एक्टिव कोलिजन्स नहीं कहलाएंगी। तो क्या बात समझ आई कि जिस तरह बैट्समैन ने 6 बॉल्स को फेस किया, तो 6 बॉल्स उसकी टोटल कंसंट्रेशन समझ ले थी बॉल्स की थी, लेकिन 4 बॉल्स उसमें से एक्टिव कहलाएंगी क्योंकि उस पर रन्स मिले थे। सेम इस तरह इसके 10 और 10 लिए, लेकिन 9 मोल्स इसके, और इसके भी 9 मोल्स रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक मोल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो उसको हम कहेंगे ये इनएक्टिव है। रिएक्शन की स्पीड उस पर डिपेंड नहीं करेगी। जो एक्टिवली 9 मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड उस पर डिपेंड करेगी। मेरा आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है कि एक्टिव मास का मतलब वो अमाउंट जो रिएक्शन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करे। टोटल अमाउंट सारी की सारी रिएक्शन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करे ये जरूरी नहीं होता। तो क्या स्टेटमेंट दोबारा समझे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब ए और बी जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास का मतलब क्या बताया कि जो रिएक्शन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करे, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट्स मासेस। तो बात समझ आ गई है, कोई मुश्किल स्टेटमेंट नहीं है, ये आपने पहले भी की हुई है। सिंपल लफ्जों में आप बताना चाहें तो क्या कहेंगे, रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी जितना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में जो एक्टिव मास है वो बढ़ती जाए। कोई बात मुश्किल नहीं है। तो फॉरवर्ड का वर्ड का मतलब क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है इसलिए लगाया है। उसके बाद एक्टिव मास को डिफाइन करना हो या बताना हो, ये तो मैंने समझा दिया उसका मफहूम। एक्टिव मास क्या है, इज द कंसंट्रेशन। एक्टिव मास क्या है, कंसंट्रेशन ही है। लेकिन कंसंट्रेशन तो 10 मोल भी थी, 10 मोल भी थी, लेकिन 9 भी तो कंसंट्रेशन ही थी। लेकिन 9 वाली जो कंसंट्रेशन थी उसको हमने एक्टिव कहा, 10 वाली को कंसंट्रेशन तो कहा, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। तो फिर एक्टिव कंसंट्रेशन क्या है, एक्टिव मास इज द कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। है तो दोनों ही कंसंट्रेशन, एक एक्टिव है, एक टोटल है, एक इफेक्टिव है या एक्टिव है। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट तो दोनों के साथ ही आएगा, कंसंट्रेशन जो कि है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ एक्टिव मास का, याद रख लें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं, जब सॉल्यूशन वेरी 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 डाइल्यूट हो, लेस देन 0.00001% या इस तरह की बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आप ले लेते हैं, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो सारी की सारी ही एक्टिव होगी। यानी कि उसमें आपने इतनी थोड़ी मिकदार ली है कि वो सारी की सारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगी। जब ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो फिर प्रॉब्लम होती है कि कुछ अमाउंट नीचे बैठ जाएगी, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी नहीं करेगी, रश होगा, क्राउडिंग होगी मालिक्यूल्स की, तो ज़रूरी नहीं कि सारे मालिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर सकें। एक शादी पे आप खाना खाने के लिए गए हैं, शादी पे गए हैं तो खाना तो वहाँ यकीनन होगा। तो अगर 50 लोग हैं और 100 टेबल्स लगी हुई हैं तो आराम से हर बंदा 2-2 3-3 हर टेबल में बैठेंगे, खाना आसानी से खाएंगे, हर एक को हर चीज़ मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारे जो बंदे हैं 50 के 50 वो अच्छी तरह से एंटरटेन किए जा सकते हैं। अगर टेबलें 100 लगी हो और बंदा 200-300 आप घुसेड़ दे वहाँ पे, तो वहाँ पे रश होगा, धक्कम पेल होगी, तो सारों को इफेक्टिवली खाना सही तरह मिल नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हो जाएंगे, गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो सबको एंटरटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और जितने कम होंगे उनको एंटरटेन करना आसान है। तो जब डाइल्यूट सोल्यूशन होता है तो उसकी जितनी भी टोटल कंसंट्रेशन आप लेते हैं, जैसे 0.0001 मोलर कोई सोल्यूशन है, तो उसका जो 0.001 का मतलब इतनी थोड़ी सल्यूट आपने डाला है, वो सारा का सारा डिजोल्व हो जाएगा और एक्शन में सारा का सारा पार्टिसिपेट करेगा। जैसे आप थोड़ा सा नमक एक गिलास पानी में डालें, वो सारा डिजोल्व हो जाएगा। अगर आप 2-3 चम्मच इकट्ठे डाल दें तो हो सकता है उसमें आधा चम्मच 1 चम्मच डाल लो, दूसरा जो चम्मच है वो नीचे बैठ जाए। तो इसका मतलब फिर समझ गए आप कि जब कोई सोल्यूशन डाइल्यूट होता है, वेरी वेरी डाइल्यूट होता है, तो उसकी जो टोटल कंसंट्रेशन होती है वही उसकी एक्टिव मास होती है। जबकि जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो तो उसकी टोटल कंसंट्रेशन जो होती है वो उसमें से सारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो उसमें से जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी उसको हम एक्टिव मास कहेंगे। तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो ये बात याद रखें, टोटल कंसंट्रेशन ही उसकी एक्टिव मास कहलाएगी। उसके बाद अब हम आते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ।
इन्होंने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, तो ये आ गया इसके बाद। अब जब प्रोपोर्शनल साइन हम खत्म करते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, जो है वो कांस्टेंट। तो यहाँ रेट कांस्टेंट है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का, इसके लिए हम क्या लगा देंगे के एफ, इसको क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद आपने याद रखना कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट कब लगाते हैं हम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के लिए। जब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ जाए उस वक्त ए और बी की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर, उसको हम कहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ए की 10 मोल भी थी, 20 मोल भी थी, 20, तो ये मोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना हमने। जो इक्विलिब्रियम के वक्त जहां ए और बी और सी और डी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी उस केस में हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें फिर चेंज नहीं होता। तो ये क्वालिटी किसके बराबर आ गई, क्वालिटी और साथ क्या आ गया, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू ए बी, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। सेम इसी तरह प्रोडक्ट्स फिर दोबारा रिएक्टर्स में वापस जाएंगी, जब प्रोडक्ट्स वापस जाएंगी तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा जो है आर से इसको लिखेंगे विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी। सी और डी जितना ज्यादा बनेगा उतना ही ज्यादा वापस जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर सी और डी बना ही एक एक मोल है तो पीछे रिवर्स रिएक्शन भी उसका कम होगा, तो इसका मतलब है सी और डी जितना ज्यादा बने होगा उतना ही रिवर्स रिएक्शन भी ज्यादा होगा। सेम लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ सी एंड डी। इसमें भी वही कंसेप्ट आएगा, सी और डी सारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सी और डी कुछ पड़ा भी रहता है, और जो सी और डी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उसको हम यहाँ पे एक्टिव मास की फॉर्म में लिखेंगे। फिर इस प्रोपोर्शनल साइन को जब खत्म करेंगे तो इक्वल आ जाएगा, और यहाँ के एफ आया था, यहाँ क्या आ जाएगा के आर। के आर क्यों आया, क्योंकि ये रेट कांस्टेंट आएगा फॉर रिवर्स रिएक्शन, दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आर एफ और आर आर, आर एफ और आर आर क्या हो जाएंगे इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये कंडीशन कौन सी है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो हमने पढ़ी हुई है। अब आर एफ की ये वैल्यू यहां से लिख देंगे के एफ इंटू ए बी, और आर आर की वैल्यू यहां से के आर सी इंटू डी, यानी कि क्वेश्चन 1 और 2 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये कांस्टेंट्स को एक तरफ कर देंगे, के एफ इधर है, के आर इधर ले गए, ए बी इधर ले आए, तो सी डी प्रोडक्ट ऊपर, नीचे रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, सी डी इधर ही रहा, ये ए बी नीचे आ गया। अब ये दो कांस्टेंट्स है, के एफ भी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के आर क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। जब दो कांस्टेंट्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन। तो इसको सी लिखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में लेंगे तो के एन हो जाएगा, या आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अगर मोल फ्रैक्शन में लेंगे तो के एन हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसके डिफरेंट कंसंट्रेशन में आप यूज कर सकते हैं। अगर गैसेस रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स भी गैसेस हैं, प्रोडक्ट्स भी गैसेस हैं, तो फिर यहाँ पे के पी आ जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट्स टेकन आर द यूनिट्स यूज्ड फॉर द रिएक्शन, कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे हैं तो के एन आ जाएगा, अगर मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो के एक्स आ जाएगा, या हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो के सी आएगा। तो दो कांस्टेंट्स को डिवाइड करें, नया कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम क्या है के सी, और ये किसके बराबर है, के एफ ओवर के आर। के एफ ओवर के आर की जगह हमने के सी लिखा है, इसको हमने के सी के बराबर लिख दिया है। और ये सी और डी क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर ए बी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट साथ लिखी हुई है, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खाली का स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाऊं तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ सी एंड डी। अब सी और डी की वैल्यू तो चेंज होती जा रही है ना, हमने चेंज होने वाली नहीं लिखनी, हमने जब इक्विलिब्रियम आ चुका है उस वक्त जो ए सी और डी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ए बी की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, वो यहाँ पे आएगी। तो प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, नीचे रिएक्टेंट्स लिख देंगे आप, तो रिएक्टेंट मतलब सी और डी की प्रोडक्ट, ए और बी की प्रोडक्ट, यहाँ सी और डी की प्रोडक्ट। अब मैं केसी को डिफाइन करना चाहता हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है डिफाइन केसी। तो केसी को दो तरह से डिफाइन करेंगे, ये क्या है, के एफ और के आर की रेशो है, और ये क्या है, ये भी रेशो है। आपको याद होगा बॉयल्स लॉ पढ़ा था आपने, तो बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ते थे, आपको याद है कि आप लिखते थे पीवी इज इक्वल टू के, बॉयल्स लॉ यही था ना, एक स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ की ये थी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा। फिर आपने पढ़ा V ओवर T इट इज आल्सो इक्वल टू K। क्या मतलब, अब जब ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी तो आपने कहा प्रोडक्ट, जैसे मैंने यहाँ कहा कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन ए बी, सेम इसी तरह जब V ओवर T चार्ज लॉ में क्या पढ़ा था, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर,
रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो बॉयल्स लॉ में हमने प्रोडक्ट का वर्ड इस्तेमाल किया था क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही थी दो चीजें, प्रेशर वॉल्यूम। यहाँ ये दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, जब दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो हम रेशो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो सेम जो आपने ये पहले टर्म से फेमिलियर हैं, तो यहाँ भी ये रेशो है। किस चीज की रेशो है? यहाँ रेशो थी वॉल्यूम और टेम्परेचर की, और यहाँ रेशो किसकी है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? केसी इज इक्वल टू द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर रिवर्स डायरेक्शन। सेम इसी तरह इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको ऐसे भी कह सकते हैं, केसी इज इक्वल टू द रेशो ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की रेशो को भी केसी कहते हैं, और रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स डायरेक्शन की रेशो डिवीजन में लिखा हो तो इसको भी हम केसी कहते हैं। तो ये डिफाइन भी कर सकते हैं, ये डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है। उसके बाद अगर हमारे पास ये जनरल एक्शन दोबारा मैंने लिख दिया a प्लस बी चेंजेस टू सी प्लस डी, साथ कोई कोफिशिएंट भी आ जाए a b c d, अगर कोफिशिएंट भी हो, जैसे बैलेंस क्वेश्चन होती है N2 प्लस 3H2 चेंजेस टू 2 अमोनिया, तो 2 के अमोनिया के साथ 2 आ गया, हाइड्रोजन के साथ 3 आ गया, नाइट्रोजन के साथ 1 आ गया, तो क्वेश्चन में कोफिशिएंट भी आ जाते हैं। तो जो भी कोफिशिएंट हो आपने एक्सप्रेशन सेम उस तरह लिखना है। किसी भी एक्सप्रेशन को लिखना हो रिएक्शन के लिए, जो प्रोडक्ट्स हो उनको ऊपर लिख देना है, जो रिएक्टेंट्स हो उनको नीचे लिख देना है, और जो कोफिशिएंट होंगे उनको उनकी रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट बना देना है। जैसे C है तो C का कोफिशिएंट स्मॉल c है, ऊपर आ गया। D का कोफिशिएंट D है, एक्सपोनेंट बन गया। A का कोफिशिएंट स्मॉल a है, एक्सपोनेंट बन गया, और B का कोफिशिएंट स्मॉल b है, ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो कोई भी हम इक्वेशन लिखेंगे, अभी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे यूनिट्स में, तो उसमें हम तफसील से डिस्कस करेंगे। कोई भी बैलेंस इक्वेशन में कोफिशिएंट होगा वो क्या बन जाएगा? इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये हमने सिंपल लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को समझा है, ड्राइव किया है। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हम आगे पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बार बार लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को हम बार बार अप्लाई करेंगे, स्पेशली ये वाला एक्सप्रेशन केसी एक्सप्रेशन। वो एमसीक्यूज में भी दे देता है कि केसी कोई भी इक्वेशन देके वो कहेगा इसका एक्सप्रेशन केसी एक्सप्रेशन ड्रॉ करें। तो केसी एक्सप्रेशन आप कैसे ड्रॉ करेंगे? प्रोडक्ट्स को ऊपर लिख देंगे, रिएक्टेंट्स को नीचे। अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको पावर में बना देंगे। जैसे फर्ज करें इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 1 1 है फर्ज करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन जो फाइनल आई है, इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1 इधर 1। फर्ज करें इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो a की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। b की पावर 1 आएगी, c की पावर भी 1 आएगी, और d की पावर यहाँ 2 आ जाएगी क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। तो जो भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम 5-6 क्वेश्चंस लिख के उनके यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे ताकि आप उसकी तफसील से प्रैक्टिस हो जाए आपकी, और जब एमसीक्यूज में क्वेश्चन आए तो आप यूनिट्स आपको जुबानी याद हों। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।